Now it is happening. Thank you. शुरू करें क्या? यस। ओके। वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है। मैं पेशे से वकील हूँ और नजर ग्रुप का हिस्सा हूँ। नजर के बारे में मैं थोड़ा सा अगर बताऊं आपको, तो इसका जो उद्देश्य है, ये भारत में कहीं पे भी किसी प्रकार का यू नो संगठ किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है, तो उसको विधिक सपोर्ट, ये लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने का संगठनों को और मूवमेंट्स को इस उद्देश्य से किया गया है। मेरा वीडियो एक्चुअली वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, इस वजह से मैंने ऑफ करके रखा है। जब भी नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो आई विल स्टार्ट इट। So I would like to, the objective, I would like to introduce this, what was the objective of this webinar? So basically, क्योंकि नालसा जजमेंट का 1 दशक पूरा हो गया है, सो वी वर वंडरिंग कि अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि ट्रांस इंडिविजुअल्स के राइट्स तक पहुंच, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, एंटाइटलमेंट्स की बात हो, वहां तक कितनी पहुंच बन पाई है, या फिर जो पॉलिसीज बन पाई है, एक तो उसका रीच, ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक हो पाया है, या रियलिटी में उसकी वास्तविकता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। इसके लिए हमारे साथ सत्र को आगे बढ़ाने के लिए आई वुड मैं कनमनी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कनमनी का मैं परिचय देना चाहूंगी। कनमनी एक ट्रांस महिला है जो कि पेशे से वकील है, मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। ये जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज के इश्यूज के मुद्दों पे काम कर रही हैं भारत में। कनमनी, हेलो एवरीवन, सॉरी काफ़ी थोड़ा वक्त हो गया है ऑनलाइन मीटिंग्स ऑनलाइन पे चर्चा करते हुए, तो मैं अभी थोड़ा सा हड़बड़ा गई कि कहाँ प्रेस करें अनम्यूट करने के लिए। वेलकम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प पास किया गया था सिंस द नालसा जजमेंट। एंड इफ यू माइट आस्क व्हाट इज द नालसा जजमेंट, मैं क्विकली आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप ये समझ सके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the Nalsa judgment? बेसिकली नालसा जजमेंट ने ऐसा किया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स, यानी कि हिंदी में अनुवाद मुझे भी पता नहीं है ट्रांसजेंडर पर्सन्स का क्या है। तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स का अधिकारों को उन्होंने अपहेल्ड किया है। उन्होंने बोला है कि हम अपना जेंडर, अपना लिंग खुद ही तय कर सकते हैं। आई कैन डिटरमाइन माई ओन जेंडर आइडेंटिटी। एंड इट हैज आस्क्ड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र और राज्य सरकारों को उन्होंने आदेश दिया है कि वो कुछ स्टेप्स ले कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स को सिक्योर कर सके। उसके बाद 2018 में हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी। Hello. Yeah. So after that, in 2018, there was a Navteej Singh Johar judgment as well, which decriminalized, consensual sex between consenting adults. Apart from that, we had the
यानी कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन और राइट्स एक्ट इन 2019। उसके बाद 2020 में उसके नीचे नियम भी बनाए गए थे, जो केंद्र सरकार का जो कानून है उसके नीचे नियम भी बनाए गए थे, केंद्रीय नियम। उसके अलावा स्टेट लेवल में भी अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि तमिलनाडु में फॉर एग्जांपल 2022 में रूल्स बनाए गए थे। नाउ सम वेरी क्विक कॉन्सेप्ट्स। जेंडर आइडेंटिटी क्या है, यानी कि मेरा यानी कि जेंडर आइडेंटिटी मतलब मैं अपना लिंग, लिंग के कैटेगरीज हैं, जैसे कि मेल फीमेल हैं, तो मैं उसमें और भी ढांचे मैं क्रिएट कर रही हूँ, नंबर वन। और नंबर टू, मैं अपने आप डिटरमाइन कर रही हूँ कि मैं एक मर्द हूँ, औरत हूँ, या ट्रांसजेंडर हूँ, या कोई भी जेंडर आइडेंटिटी, मैं अपने आप को डिटरमाइन करने का पूरा अधिकार है। नाउ जेंडर एक्सप्रेशन मतलब मैं अपने आप को कैसे मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, चाहे वो मेरा चाल ढाल हो, चाहे मेरे ड्रेस हो, कुछ भी हो, वो मेरा जेंडर एक्सप्रेशन हो जाता है। लेकिन जेंडर आइडेंटिटी मेरा जो आइडेंटिटी है लिंग में, लिंग के कैटेगरीज में, वो क्या है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेक्स असाइंड एट बर्थ। बेसिकली समाज ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं पैदा होते वक्त इस ढांचे में डालना चाहिए, यानी कि मेल मर्द, या औरत यानी कि फीमेल, और उसको हम सेक्स असाइंड एट बर्थ अंग्रेजी में बोलते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है इंटरसेक्स पर्सन। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा जब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो हम इंटरसेक्स व्यक्तियों की बात नहीं करते हैं। A person at birth who shows variation in primary sexual characteristics, external genitalia, chromosomes or hormones, any of these can from the normative, जैसे कि हम एक मर्द को या औरत को कैसे समझते हैं, राइट? कोई भी व्यक्ति अगर जब पैदा होता है तो हम कैसे समझते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर जेनिटल होने से मेल, एक पर्टिकुलर जेनिटल होने से फीमेल, उस ढांचे से अलग होके, या ये पर्टिकुलर हॉर्मोन्स इस लेवल में होने से मेल, इस पर्टिकुलर हॉर्मोन्स इस लेवल में होने से फीमेल, उससे आगे बढ़कर भी देयर आर मेनी मेनी डिफरेंट वेरिएशंस, एंड उस वेरिएशंस में एनी पर्सन falling under that category will be an intersex person or a person with intersex variation. Transgender Persons Act इन ट्रांसजेंडर पर्सन्स और इंटरसेक्स पर्सन्स को डिफाइन करता है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आप सबको लग रहा होगा यार 10 साल में ऐसा क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों हम अभी बात कर रहे हैं। एक जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, एक कानून पास किया गया, लेकिन आज भी अगर हम लीगल प्रोफेशन ही लेके हम एग्जाम्पल दें, तो कितने ट्रांसजेंडर लॉयर्स हैं। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बात करूं तो हजारों लोग पास आउट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ते हुए, लेकिन कितने लोग ओपनली ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं जो लॉ पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जांपल पास आउट होते हैं? हाउ मेनी पीपल आर ट्रांस ओपनली ट्रांस and they pass out from Delhi University or any other university and pursue a legal profession? Very 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 low, which means that आज भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स के हाथ में हाउसिंग राइट्स, शेल्टर, फूड, ये सब नहीं है। विच इज़ वाई वी हैव ब्रिलियंट सेट ऑफ स्पीकर्स। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 4 स्पीकर्स हैं, उनको क्विकली मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। पहले हम शुरू करते हैं प्रोफेसर बिट्टू से। प्रोफेसर बिट्टू इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड माई मेंटोर, आई वुड से। जब मैं शुरू कर रही थी, मैं डॉक्टर कार्तिक बिट्टू इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी एट अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक हैं, वो पढ़ाते हैं वहाँ पे। And they are all genderqueer trans man and believe in the annihilation of caste, class, gender, and ableism for our collective liberation. Their pronouns are he, them. Professor Bittu, if you could go ahead and enlighten us about कि नालसा जजमेंट के बारे में जो चर्चा है, नालसा जजमेंट के बारे में जो चर्चा है, उसमें और ये एक्ट में क्या फर्क है? प्रोफेसर बिट्टू। ओके, जब तक प्रोफेसर बिट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस मुस्कान एज वेल। मुस्कान, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज अ फ्रेंड and moreover a
quite senior to me, in fact. Muskan Tibrewala is a trans non-binary lawyer who works on gender and sexual equality in law and its intersections with marginalized identities. They practice in the courts of Delhi. They have been a part of the legal team representing petitioners in constitutional cases before the Supreme Court, such as the marriage equality cases, the criminalization of marital rape, and discrimination against transgender persons in the workplace. They are currently the Assistant Director, Law and Marginalization Clinic, Center for Justice, Law and Society. Their work at the clinic focuses on pro bono legal aid for trans justice. Muskan, if I want to start with you, I just want to quickly understand. You've been, as per our conversation, you've been working on legal aid for trans persons for the past 1 year now, and you've also worked on several constitutional cases. Where do you see trans rights at this current point? And what do you see? We've seen the recent criminal law reforms also happening, and it's going to come into force in July. Where do you see trans persons, finding themselves in terms of the criminal law reforms? यानी कि अभी जो कानूनी तौर से जो Muskan, I think you should translate that. I'm very bad at that. Please. हाँ जी, तो शुरू करने के पहले नमस्ते। जो कणमनी ने कहा मैं उसे बस थोड़े से शब्द में बोल देती हूँ। तो कणमनी ने मुझसे पूछा कि अभी ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए लॉ में नालसा से लेके जब 2019 में जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स ऑफ राइट्स एक्ट आया है, तो इसके बाद अब हमारे राइट्स कहाँ हैं, हमारे जो लीगल रिकग्निशन है वो कहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो अभी नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं, आप जानते होंगे ये भारतीय न्याय संहिता करके दिसंबर 2023 में आया था। और सरकार के अनुसार जुलाई इस साल 2024 में जुलाई 1 से ये लागू होने वाले हैं। तो इस जो लॉ में है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए कैसे अप्लाई होता है, तो बस इसके बारे में कणमनी ने मुझे कहा है बात करने के लिए। कणमनी, मेरे शुरू करने के पहले बस आपसे पूछना था कि मेरा टाइम कितना है? आपके पास अराउंड 10 मिनट है, नॉट एन इशू। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी ये बोल के कि मैं एक लॉयर के दौर पर यहाँ पर बात कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारे ऑडियंस भी ज़्यादातर लॉयर्स ही हैं। तो मेरी इच्छा है कि ज़्यादातर जो मैं बोलूँगी आपको लीगल लैंडस्केप ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में बात करूँगी, और आप ट्रांसजेंडर पर्सन्स होके या लॉयर्स होके क्या कर सकते हो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। Since I am a lawyer and I have been working on legal aid for transgender persons, I will be focusing my talk on the legal landscape, on the various ways in which the law regulates trans persons, and how as lawyers and as persons from the community we can use the law as a tool and how we should be going forward from my experience. तो सबसे पहले आप नासा के बारे में कणमनी ने आपको बोल ही दिया है। तो उसमें बहुत ब्रॉड डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स थे, पर ये ब्रॉड डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हमें पूरे कम्युनिटी को बताने के लिए कि आप पूरे कम्युनिटी नहीं, पूरे मतलब देश को बताने के लिए कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स आर इक्वल and have all of the rights that every other citizen has, कि ट्रांस पर्सन्स इक्वल हैं हर सिटीजन से, और जो भी राइट्स हर सिटीजन को हो वो ट्रांस पर्सन्स को होता है। तो इसके बाद जब 2019 में एक्ट आई थी, अब इससे कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। इस लॉ को चैलेंज भी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोगों ने। तो उसको अलग रखे, मतलब उसकी बुरी चीजें को अलग रखे, अब हम ये बात करेंगे कि इसमें क्या अच्छी चीज है जो हमें यूज करना चाहिए और इसमें क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। So the Transgender Persons Act is under challenge before the Supreme Court of India.
And there are several issues with it, but there are also several parts of it which benefit the community. And so we'll talk about what it is that we should focus our energies on how we can use the act um, to get to the promise of equality that NALSA had given us. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ पे भी आएंगे इसके बाद, इज सेक्शन 18। ये है धारा 18 ट्रांसजेंडर एक्ट का। पूरे ट्रांस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं सरकारी लोगों को और प्राइवेट लोगों को। तो इक्वालिटी का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब कि सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। पर अगर आपको ये किसी के अगेंस्ट इन्फोर्स करना हो तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो if you have to enforce the right of equality or non-discrimination against someone, you have to go to court. और कोर्ट आपको जाना पड़ेगा रिट पिटिशन के अंदर, which is Article 226. Sorry, is my sound not audible? You're I audible. hear you, Muskan. All right. Thank you. Article 226, which is something that the Supreme Court also clarified in the recent marriage equality judgment, Supreme versus Union of India. The Supreme versus Union of India जो अभी सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रांस एक्ट में अगर कोई भी वायलेशन हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट पिटिशन के अंदर। पर कोर्ट्स को एक्सेस करना मुश्किल होता है, वकीलों को पैसे देना मुश्किल होता है। तो इस जो लॉ है उसमें सबसे मतलब जो आप एक्शन ले सकते हैं वो है धारा 18 सेक्शन 18। वो बहुत ही वाइड है, इसमें बहुत सारे चीजें आ सकते हैं। उसमें सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, ये सब क्रिमिनल है और इसका पनिशमेंट है कि आपको 6 महीने से लेके 2 साल तक जेल मिल सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज ये एनसीआरबी डेटा देख रही थी, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा। तो ये सरकारी डेटा होता है कि सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं। और इसके अनुसार लास्ट ईयर 2022 में सिर्फ 1 केस रजिस्टर हुआ था तमिलनाडु से। 2021 में 7 केस रजिस्टर हुए थे असम, केरला और राजस्थान से, और 2020 में सिर्फ 1 केस रजिस्टर हुआ था। तो हमारे सरकार ने हमें धारा 18 दिया है ट्रांस एक्ट में। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, और बहुत सारे लॉयर्स जो है यहाँ पर जानते हैं कि धारा 18 में बहुत प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का है। पर आईपीसी में सिसजेंडर लोगों के लिए, मतलब जो ट्रांस नहीं होते, उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 10 years लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होता है सेम ऑफेंसेस के लिए। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, पर अभी के लिए जब तक कोर्ट इस चैलेंज को सुनती है हम उपयोग कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण है कि हम उपयोग करें, ताकि क्योंकि पुलिस को ये जानकारी नहीं होती है, ट्रांस लोगों की ये जानकारी नहीं होती है कि आप धारा 18 का उपयोग कर सकते हैं, और लोगों के अगेंस्ट ये सेक्शन भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा भी अब्यूज हो। क्योंकि और ये मेरे नेक्स्ट पॉइंट में भी आएगा कि जैसे क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे रेप होता है या असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन होता है, जो ये जेंडर्ड मतलब आपके लिंग के अनुसार होते हैं, जो भी क्राइम्स वो सिर्फ वुमेन के लिए होते हैं, वो सिर्फ महिला के लिए होते हैं हमारे कानून में। तो अगर हमें ये एक ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए उपयोग करना है तो वो बहुत मुश्किल होता है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और बोलते हैं कि ये रजिस्टर कर लो क्योंकि मैं ट्रांस महिला हूँ, तो पुलिस करती नहीं है। पुलिस कहती है कि आप ट्रांस हो तो आपको ये सेक्शन, ये धारा लागू नहीं होगा। तो उसके लिए 2 चीज है, एक जो धारा 18 है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए है।
पर जब हम बात करें कि हमें आईपीसी पे जाना है, मतलब मेन क्रिमिनल लॉज पे जाना है, तो आप सिर्फ वो धारा लागू कर सकते हैं जो लिंग के प्रति तटस्थ हो, मतलब जेंडर न्यूट्रल। तो इस पे एक जजमेंट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की 2018 में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स 354A यूज कर सकते हैं, धारा 354A, जो पर सिर्फ उसके जेंडर न्यूट्रल पार्ट्स को, मतलब जिसमें लिंग के प्रति तटस्थ हो, जिसमें लिखा नहीं हो कि ये एक महिला के लिए। तो जब सरकार ने नई क्रिमिनल लॉज लाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसलिए ला रहे हैं ताकि बहुत सारे प्रोविजंस को वो जेंडर न्यूट्रल करेंगे, कि वो लिंग के प्रति तटस्थ करेंगे। और इस कानून में उन्होंने ये भी कहा है, सेक्शन 210 में उन्होंने कहा है कि ही इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो सरकार ये तो बोल रही है कि हमने इस लॉ को इंक्लूसिव बना दिया है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को इंक्लूड कर दिया, व्यक्तियों को। पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो भी जेंडर प्रोविजंस है, मतलब जो भी सिर्फ महिला पे लागू होते हैं, जो जो जेंडर माइनॉरिटी जैसे ट्रांसजेंडर पर्सन्स पे भी लागू होने चाहिए, वो अभी भी नहीं लागू होते हैं। तो इसमें से इसीलिए यहाँ पर जो मैं बोलना चाहती हूँ है कि इसके वजह से हमें सेक्शन 18, धारा 18 ट्रांसजेंडर एक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो जेंडर का इशू नहीं आता जो आईपीसी में है। और हमें ये भी सरकार को अकाउंटेबल रखना चाहिए कि उन्होंने ये जो नए क्रिमिनल लॉज लाए हैं, उसमें बोला तो है कि ये इंक्लूसिव है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, पर अभी भी इसमें हमारी इंक्लूसिविटी नहीं हुई है। पर जब हम कोर्ट्स में देखें कि अभी कोर्ट में क्या हो रहा है, जैसे 2021 में एक हाई कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पे लागू है। तो धीरे धीरे कोर्ट से भी हम ये राइट्स एक एक करके ले सकते हैं, पर क्योंकि जो संविधान है वो हमारे साथ है। पर कोर्ट्स जाना बहुत मुश्किल होता है, सबसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है, वकीलों के साथ काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमें दोनों करना चाहिए। मेरी अनुमति है लॉयर से कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काम करो, कि हम ये राइट्स कोर्ट से भी ले सकते हैं, कि हम ये राइट्स गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, और कम्युनिटी से भी, मतलब हमें जो जो राइट्स है हमारे पास अभी, जैसे जो एक्ट के अंडर है, जो धारा 18 में, हम उसका उपयोग करें। क्योंकि जैसे हम ज्यादा उपयोग करेंगे, तभी पुलिस स्टेशंस को, गवर्नमेंट को इसकी अवेयरनेस होगी, और तभी वो हमारी बात सुनेंगे। जब हम अभी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो बात नहीं सुनते हैं, बहुत मुश्किल से एफआईआर रजिस्टर होते हैं। जो दिल्ली हाई कोर्ट वाला केस था, उसमें भी कोर्ट जाने के बाद ही एफआईआर रजिस्टर हुआ, और वो भी कोई जेंडर प्रोविजन के लिए नहीं, वो एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन के लिए ही था। तो मैं बस यहीं रुक जाती हूँ। थैंक यू कनविन, ओवर टू यू। Thank you so much, Muskan. I'll just quickly summarize in English as well what Muskan tried to tell us. In terms of transgender persons, unfortunately, every victory we have had, right, from even the NALSA judgment came about, there were interveners from the trans community, but it was NALSA which went to court. And after that, every victory we have used the judgment to get victories from every high court, to even file a case of domestic violence, or to file a case of sexual harassment. People have had to approach court because police refuse to register an FIR. When it comes to trans persons, being accused of criminal offenses, police and law enforcement agencies are quick to, file an FIR. But when it comes to trans persons, when they are victims or complainants, it becomes so difficult. And especially with the newer criminal law reforms coming in, this is where we stand, which is why I wanted to start with Muskan, is because with the new criminal law reforms as well, nothing much has changed. A few provisions they have made the person who perpetrates the crime or who's accused of
perpetrating the crime, the accused, as gender neutral, but they have not made the victim gender neutral. So then when it comes to trans persons, for example, if some offense happens on me, there's the only provision we have that is protecting us right now with the removal of 377, in fact, with the new criminal law reforms, it's only section 18. And with section 18 being almost like a bailable offense, the accused will just walk out from the police station itself, getting a bail from the police station. He or she doesn't, they don't have to go court to get a bail necessarily, if they commit a sexual offense or a physical offense against me. So which is where we stand right now, and which is exactly why we need to talk about, this 10-year thing. With that, I will ask Professor Bittu to join us and speak to us about the contradictions of the Nalsa judgment versus the Transgender Persons Act, where we are standing today. Professor Bittu. Okay, hi. So I should speak in Hindi or English? English and Hindi, that would be great. English actually would be better. Yeah. Okay, then I'll speak in English and then alternate with Hindi, if that makes sense. So, okay, much of this is already known to many of you, so I won't, speak in great detail right now, but I'll just provide a quick overview, and then we can discuss it whenever people have questions, or if people want to do this as part of a discussion. But basically, the Nalsa judgment is very clear that in fact, the specific language that the Nalsa judgment uses is to say that any insistence for declaring one's for requiring some kind of surgery, SRS as it's called in the Nalsa judgment, for declaring one's gender is illegal and immoral, right? The immoral and illegal word is used in the Nalsa judgment, and it applies actually to a section where they're talking about central and state governments seriously addressing the problems faced by Hijra transgender community, such as shame, fear, dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. So the Nalsa judgment does not just say that trans persons should be able to declare their self-identified gender, and that the central and state governments are directed to grant legal recognition of this gender identity without mandating any proof of any kind of transition or any SRS. But further, it actually goes beyond that to say that doing so would be immoral and illegal. By that token, what the Trans Act has done, and what the central government has done by enacting the Trans Act, where the Trans Act in its substance, in its body, continues to ask for proof of surgery for accessing binary gender identity documents, that would, by the Nalsa judgment, be considered as per the directions of the Nalsa judgment, be considered both immoral and illegal. The Nalsa judgment, of course, the rules of the Trans Act were somewhat ameliorated to try and deal with the problem that is the body of the Trans Act itself. And so, when it says that there needs to be proof of this medical intervention, the rules loosely construe proof of medical intervention as including the first step of just consulting a therapist to affirm one's gender identity. A process that used to be called the sort of obtaining the gender identity disorder certificate, and now as the ICD, the International Classification of these variations in mental health has changed. Now this is referred to as a gender identity incongruence rather than a disorder. So and has been depathologized. So just that process of affirming one's gender identity or the incongruence one experiences between one's gender identity and what may be assigned at birth should count as per the rules of the Nalsa of the Trans Act. But in many places, we're finding that the practical implementation of getting identity documents is stymied by the fact that people say, well,
even if the rules say, say this, the act itself mandates surgery. And so there are multiple places where district magistrates, who are the bodies who are invested by the Nalsa judgment with by the Trans Act, with having the ability to implement the change of documents and so on. They go by the letter of the act sometimes rather than what is specified in the rules. So really, if the Nalsa judgment has many features to it. One feature is this recognition of gender identity. In fact, the Nalsa judgment also and inaccurately says that the rights of transgender persons are safeguarded or should be safeguarded as the rights of third gender persons. And it allows it suggests that gender identity should be legally recognized as male, female, or third gender. Right? These are the categories that the Nalsa judgment sets aside, and it claims that this is what would safeguard rights made under Part 3 of the Constitution. Now, Part 3 of the Constitution refers to fundamental rights. And in fact, the language of Part 3 of the Constitution refers to citizens as persons. And the word person is in fact a better safeguarding of the rights of all trans persons than the Nalsa judgment, which actually constrains persons as being limited to being of male, female, or third gender categories. And in fact suggests that third gender be the wider umbrella under which this kind of these rights be conferred. Apart from this, but the Nalsa judgment says many things. Really, the main lasting legacy of the Nalsa judgment is in directing governments to provide recognition of gender identity, despite these constraints of the Nalsa judgment and this framework of third gender, which is, of course, very it's an offensive hierarchy. We had no prizes for guessing who the first gender is and who the second gender is, and it's sort of third gender, third prize, third position in the hierarchy is not what we are fighting for. We are fighting against patriarchy, which is the ordering of people in a hierarchy as per gender, and we're fighting caste patriarchy in the subcontinent, which is ordering people in a hierarchy as per gender and caste. We are for flattening these hierarchies. So therefore, we're not in favor of, many of us trans persons are not in favor of the language of third gender, although there are some trans persons who use that to describe themselves. We don't think that third gender is an appropriate umbrella term for the transgender community. But apart from, so the lasting legacy of NALSA is this legal recognition in the gender identity that oneself declares without mandation of SRS. That is really the main right that has flown to people after the NALSA judgment. Even before the NALSA judgment, people, especially in Tamil Nadu, were going to their local district collectors and asking for identity documents in their self-declared identity and gender by approaching the local collectorate and so on. But the NALSA judgment streamlined a process that ended up being routed through the Gazette for change of name and identity and gender identity on various ID cards. And this process was largely accepted by the Aadhaar documentation system, the PAN card documentation not without some initial problems, because initially the PAN card backend database only had binary categories and not a non-binary category, while the Aadhaar database had a non-binary, again, third category, which thankfully is described as transgender, not third. And there were inconsistencies between the two. Those got largely ironed out thanks to various people trying and approaching the legal system as well. And so the main thing that flowed from NALSA was that process. That process has largely been replaced now by the district magistrate rooted process specified in the Trans Act. And as I said, there's been a rollback for the requirement of SRS in many places based on the district magistrates interpreting the Act rather than the rules. It's also important to note that the implementation of NALSA in the first place was never really properly done by the passport offices, who continued to insist upon proof of surgery in most places. In fact, I don't know of anybody who has managed to change
gender identity on passport without some kind of proof of some kind of surgery. And of course, the other, stubborn entities remained the birth certificate issuing and the 10 standard certificate issuing agencies. Their refusal to remove, to sort of create a process as per the NALSA judgment for people to easily and accessibly change their documentation meant that most people who have to apply for a job or even for many educational positions have to supply a birth certificate or a 10th certificate as proof of birth. Even though Aadhaar has largely replaced these for proof of identity and proof of address, proof of birth, a birth proof is often still asked for, and it has to be one of those two documents. And the fact that both of those documents are very, very difficult to change means that almost all trans persons have to explain the discrepancy between those documents and the other documents they might provide. Yes, thanks, Harshita. Tatkal is also not an option for trans persons. Tatkal is only a passport is, for that matter, Tatkal passport is itself a problem, not just for trans persons, but for many categories of people who are excluded from Tatkal options. And so the 10th and birth certificate not changing opened the door for discrimination because trans persons could not, they would not have, the fact that one is trans would have to be somehow explained, used to explain the discrepancy between 10 certificates and identity documents that one furnished. So that opened the door to discrimination. That is to say, it leaves the question of whether discrimination or not will happen in the hands of an employer rather than in the hands of rather than for the trans person to have the discretion to show that they are to kind of decide whether they would implement discrimination or not. Okay, so that's the main thing that flowed from the from NALSA judgment and then got rolled back somewhat or changed because of the Trans Act. The Trans Act conveys very little else by way of anything that's positive or useful for trans persons, except for the possible provision of certain particular provisions to be invoked as hopefully additional provisions over and above the others when it comes to maltreatment of trans persons. Some of those other major problem that the other summary pura karunga abhi. The other major problem was that NALSA judgment specified that trans persons should be extended reservation, right? That the central and state government should treat them as socially and educationally backward citizens of India, as it says, and extend all kinds of reservation in case of admission in educational institutions and for public appointments. Now, hopefully, we'll take up the question of what kind of reservation and the demand from the transgender community for horizontal reservation. The reason being that after the NALSA judgment came into play, the central and state governments needed to implement this, and there were various kinds of petitions filed for the government to do so. And the government wrote and asked for a written clarification from the National Commission for Backward Castes, because the original interpretation of this direction that the center and state government should treat trans persons as backward classes of citizens seemed to suggest, and there was also a report authored by C.S. Dwaraknath from the Karnataka Backward Caste Commission, where they had said and suggested that trans persons be considered a sub group of BCs. So NCBC, however, would have to recognize trans persons as a category within BCs in order for this to go forward. And so the center asked both for the NCBC to talk about this, as well as to talk about the total number of seats accruing to trans persons and whether it would be a category within the existing number of seats for BCs, because otherwise, at the time, the central government, before this EWS 10% was set aside, they had asked for various kinds of they were worried about the 50% cap on reservation. Of course, the issuing of the EWS reservation quota
widens, it clearly suggests that the central government was worried about that with respect to including trans persons, but not more broadly as a constitutional measure. And it's one of the many aspects of the constitution that have been waived by the government. So the government stands in contempt of court both with respect to that as well as with respect to the implementation of NALSA judgment when it comes to reservation. So reservation is not mentioned in the Trans Act at all, although it was amply mentioned in the Tiruchi Siva Private Members Bill that was placed before the Rajya Sabha, to which the government proposed its bill as a counter. And so the reservation was not mentioned at all in the Trans Act, and really the implementation of reservation is something that governments will have to do. They will have to pass legislation to do it, and they're having passed a transgender rights quote unquote act, which does not mention reservation at all, is a failure of the central government to implement this aspect of the NALSA judgment as well, not just the aspect which prohibits the declaration of the insistence of SRS for declaring one's gender. Most of the other directions of the NALSA judgment around providing medical care to trans persons and various separate public toilets, facilities, serosurveillance centers, social welfare schemes, and public awareness schemes are sort of, taken up piecemeal by various center and state governments, not in any full-fledged way. And I know that other speakers will address various of those provisions some more. I maybe will stop there just to point out that the two major advances that have flown from the Trans Act, and for that matter, even from and from the NALSA judgment, pertain to the ways in which legal documentation has been changeable. More strongly upholding the principle of self-declaration in the case of NALSA, but with 2 or 3 institutions not budging, right? Passport office, 10th and birth certificate. And after the Trans Act also, that process has been replaced. Many places are insisting now upon SRS, therefore it's a rolling back of rights. And still the passport office, even though the Trans Act covers birth certificates and 10th path certificates, people are engaging in legal extended legal battles around these to this day. So they were refractory not just to the court judgment but also to the act. And hopefully we'll get more of a chance to really discuss the framework of horizontal reservation, because that is really the community's answer to the question that was directed towards the NCBC, which is that the community is not proposing that all trans persons be dealt with as a backward caste, socially and economically backward classes, and the phrase all forms of reservation extends, really opens up the possibility of horizontal reservations being implemented. And the framework of horizontal reservations is that within SC categories, trans persons would get intersecting reservation as a fraction of set aside seats from the SC quota. Likewise, ST trans persons get a set fraction of seats from the ST quota, and BC candidates get a set fraction of the BC quota. And there's some debate about whether the BC quota for trans persons should extend to Savarna trans persons as well. There is some debate within the community about this, with appropriate extensions being made for age relaxation, cutoff, and so on when it comes to reservations as well. So now I'll summarize in Hindi, if anyone has anything that they'd like me to add, please let me know. You can add it in the chat as well. तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में अनुवाद करता हूँ कि मैंने इंग्लिश में क्या बोला था। जो नालसा जजमेंट आया था, वो नालसा जजमेंट के तहत नालसा जजमेंट ने मुख्यतः दो किस्म का बदलाव लाया समाज में। वैसे नालसा जजमेंट में ऐसा लिखा है कि नालसा जजमेंट के थ्रू ही सारे इस देश के सारे नागरिकों को अपने हक मिलेंगे, अपने
मतलब जो फंडामेंटल बेसिक हक है, चाहे वो समानता का हक हो, ये सारे जो संवैधानिक हक है, नालसा जजमेंट में लिखा है कि तीसरे प्रकृति, थर्ड जेंडर का आप गेट आउट। आई एम जस्ट लिसनिंग। थर्ड जेंडर, तृतीय पंक्ति या तृतीय प्रकृति का एक का रूप से ही उनको वो संवैधानिक हक आएंगे। एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि संवैधानिक हकों का जो उल्लेखन है संविधान में, उसमें लिखा है कि उसमें मैन या वुमन ये शब्द नहीं लिखे हैं, पर्सन लिखा है, और ये चीज हर पर्सन को कवर कर देता, हर व्यक्ति को, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, मैन वुमन जेंडर, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, ये सारे कैटेगरीज का विभाजन नहीं किया गया है संविधान में। तो जो संविधान है वो एक्चुअली पूरी तरह से सबको अपने संवैधानिक हक दे देता है। पर नालसा जजमेंट ने ऐसा लिखा है कि सारे ट्रांसजेंडर लोगों को उनका आइडेंटिटी और उनका और सिर्फ मुंह बोले आइडेंटिटी, ऐसा लिखा है कि खुद का पहचान जो खुद बोलते हैं, इस पहचान को सरकार एक तरह का पहचान देना पड़ेगा, और ये सारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में भी आना होगा। और नालसा जजमेंट में ऐसा लिखा है कि अगर सरकार पूछे कि आप अपना ये आइडेंटिटी के पीछे कुछ मेडिकल कागजात दिखाओ कि आपने किस तरह का सर्जरी किया है, ये चीज कानून के खिलाफ होगा और ये इमोरल भी होगी, ये पूछना ही गलत है, ऐसा नालसा जजमेंट में लिखा है। पर जो ट्रांस एक्ट है, ट्रांस एक्ट में जो सरकार का ट्रांस एक्ट है, वो खुद ट्रांस एक्ट नालसा जजमेंट विरोधी है, ना कि क्योंकि वो पूछता है कि सर्जरी का प्रूफ दिखाओ। अगर आपको ट्रांस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए जरूरी नहीं है, बट किसी भी बाइनरी मतलब मेल या फीमेल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए जो ऑलरेडी नहीं है, उनके लिए आपको सर्जरी का प्रूफ दिखाना होगा, ऐसा रूल्स में एक्ट में लिखा है। उस एक्ट के बारे में रूल्स भी है, वो रूल्स में बहुत सारे मतलब और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि किसी भी मेडिकल डॉक्टर की तरफ, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट भी हो, जो सिर्फ आपका खुद का पहचान को जो आपका खुद का पहचान है, वो उस खुद के पहचान को एक तरह से मतलब एक लेटर में वो लिख रहे हैं कि इस पर्सन को उनके जेंडर आइडेंटिटी को लेके मतलब एक मिसमैच है, एक जो जेंडर आइडेंटिटी उनको दिया गया है वो अलग है, और जो उनका जेंडर खुद का जेंडर आइडेंटिटी का पहचान है वो अलग है। ये डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा, परंतु बहुत सारे जगह में ये लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में हाथ में ये पावर दिया गया है इस चीज को पहचानने का, और बहुत सारी जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं कि एक्ट के तहत आपको सर्जरी का प्रूफ देना होगा, इवन दो ये नालसा जजमेंट में ऐसा लिखा है कि ऐसा चीज करना गलत भी है और कानून के खिलाफ भी है। तो जो नालसा जजमेंट के बाद मेजर चेंज बहुत सारे लोगों के जिंदगी में आया, वो यही आया था कि गैजेट के थ्रू, हालांकि नालसा जजमेंट के पहले भी बहुत सारे लोग अपने लोकल कलेक्टर के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करते थे, बोलते थे कि मतलब हम ट्रांस लोग हैं, हमारा डॉक्यूमेंटेशन चेंज का कोई प्रोसेस नहीं है, कलेक्टर से ही जाके पूछ लेते थे। पर नालसा जजमेंट के बाद गैजेट ऑफिस के थ्रू ये एक प्रक्रिया बन गया, जिससे बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट चेंज कर पाए। और अभी ट्रांस एक्ट आने के बाद सरकार का जो बनाया हुआ ट्रांस एक्ट है, जो वो ट्रांस एक्ट के तहत एक नया प्रोसेस आ गया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है। पर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रोसेस में लोगों को सर्जरी का प्रूफ पूछा जा रहा है, जो कि नालसा के विरोध में है। तो ये बात हमको देखना होगा। और दूसरी बात ये है कि नालसा जजमेंट ने लिखा है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को सारे नागरिकों को, सारे ट्रांसजेंडर नागरिकों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बैकवर्ड क्लास जैसा माना जाना चाहिए, और उनको हर किस्म का रिजर्वेशन
उनको दिया जाना चाहिए, एजुकेशन में भी और सरकारी अपॉइंटमेंट में भी, सरकारी नौकरी में बेसिकली। तो ये वाला जो नालसा जजमेंट का एक प्रावधान है, वो प्रावधान बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यूजीसी ने भी और जॉब्स के मतलब कुछ एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में जॉब्स के लिए भी एक पहचान दिया गया है। पर रिजर्वेशन जो एक एज अ पूरी तरह से पूरा सरकार को अप्लाई होने वाला प्रावधान अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है, लागू करने से काफी दूर है। इनफैक्ट जब सरकार के ऊपर प्रेशर आया कि आप क्यों इस प्रावधान को लागू नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखित में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अब लोगों को अगर जाति के आधार पे ऑलरेडी एक रिजर्वेशन है, तो ये जेंडर के ऊपर, लिंग के आधार पे रिजर्वेशन कैसे वर्क होगा? क्या सारे ट्रांसजेंडर पर्सन्स को एनसीबीसी बैकवर्ड कास्ट के अंदर समेट लेंगे या नहीं? तो इस चीज का या तो जवाब आया नहीं या सरकार उस जवाब पे एक्ट किया नहीं, बट पब्लिकली हमको इस चीज का जवाब मिला नहीं है। अभी हमको शायद ये सारे बॉडीज एनसीबीसी, एनसीएसटी, एनसीएससी को अप्रोच करना पड़ेगा, और उसमें हम जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज समांतर आरक्षण की बात है, वो प्रावधान वो प्रस्ताव उनके सामने लेके जाना पड़ेगा। वो प्रस्ताव में ऐसा है कि लोग अपने जाति के आधार पे जो आरक्षण का हक है, उस आरक्षण के कोटा के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जैसे 2% का नंबर एक तिरुचि सेवा के प्राइवेट मेंबर्स बिल में आया था, 2% का एससी सीट्स एससी ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए होना चाहिए, 2% एसटी के लिए जो आरक्षित किए हुए आरक्षण की सीट है उनमें से 2% एसटी ट्रांस पर्सन्स के लिए होना चाहिए, और जो बैकवर्ड कास्ट का जो कोटा है उसमें से 2% बैकवर्ड कास्ट ट्रांस पर्सन्स को जाना चाहिए, जिसमें सवर्णा ट्रांस पर्सन्स भी आ सकते हैं कि नहीं, इस चीज पे कम्युनिटी के अंदर कुछ अभी तक अलग अलग प्रस्ताव है, बट ये बेसिक फ्रेमवर्क है इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, और उस प्रस्ताव को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा, और होपफुली और भी जो पैनलिस्ट है वो इस चीज पे बात रखेंगे। एंड सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो प्रावधान है नालसा जजमेंट का, ना वो लागू हो गया है, ना ट्रांसजेंडर एक्ट में इसके ऊपर एक लाइन भी है। तो ये बहुत सीरियस मामला है कि की सरकार ने ये जो मेन 2 प्रावधान है नालसा जजमेंट के, दोनों को रिस्पेक्ट नहीं किया है। दोनों इन दो रिजर्वेशन के मामले पे और एसआरएस ना मांगने के मामले पे, इन दोनों पे नालसा जजमेंट के कंटेम्प्ट में है अभी का सरकार। और इस चीज को लेके मैं अभी के लिए समाप्त कर देता हूँ, और होपफुली डिस्कशन में और भी चीजें आगे लेके जा सकते हैं, खास करके आगे का जो संघर्ष है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेके। Thank you, Bittu. Thank you so much. To everyone, abhi hum it's 7 o'clock. Thank you so much for being with us on a Sunday evening. Now I would like to invite Advocate Padma Lakshmi, one of the first openly trans lawyers in Kerala, to share with us her thoughts on the effects of Nalsa judgment, especially in Kerala, and how her journey has been in terms of litigation. Padma, over to you. Hello, Padma. I think there's some network issues on Padma's side. I'll just quickly reconnect. Vihan, would you like to go next? Vihan is an Ambedkarite queer feminist trans man from India. Vihan has been a part of anti-caste, feminist, queer, and trans movements since his student days. He's a writer, researcher, and campaigner. He's working on the issues of gender, sexuality, caste, and climate through an intersectional feminist lens.
Welcome, Vihan. Vihan. Good evening. The Ganmani is audible. Padma, you're audible now. Hello. Yeah. Okay. Padma, if you Good want to, evening, all. you can. You can. I will on my okay. First of all, thank you, Ganmani, for this. First of all, I start the Supreme Court declaration Nalsa judgment. Apart from treated as a third gender, for the purpose of the Part 3 of our Constitution, the Parliament and the state legislature. सॉरी फॉर Transgender डिस्टर्ब, पद्मा persons जी आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। हेलो पद्मा जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। Unfortunately, we are not able to hear you, Padma. is it audible? Sorry, Padma, we are not able to hear you. Hello, Vihan. हाय, Hi. Yeah. मेरी आवाज आ रही है राइट? जी. Yes. Okay. So do you want me to go ahead? Yes, please. Yes, please. Actually, in fact, we had a bunch of, we had discussed a bunch of questions. So, Vihan, if you'd like to, let us all know about the situation of trans men after the Nalsa judgment. And I asked this question particularly because while we all talk about Nalsa judgment in such a very positive and as such a very emancipatory judgment, Nikunj, I'll definitely mix Hindi as well. हम बात करते हैं कि नालसा जजमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा अच्छा जजमेंट है, हम सबको बड़ा बहुत कुछ चेंज कर दिया हमारे लाइफ में. बट अनफॉर्चुनेटली इवन इन द नालसा जजमेंट इट इज प्राइमरली फोकस्ड, बहुत ज्यादा फोकस है ट्रांस विमेन पे, लेकिन there was very less focus on trans men. Now it's a function of the time of the petitioners, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद there were many other judgments which shifted the stance, which is why I wanted to ask you what is the situation अभी trans men का in India. या थैंक यू कनमनी. मैं हिंदी में बात करूंगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत अंग्रेजी कोशिश करूंगा. स्पेसिफिकली बिट्टू की बात सुनने के बाद जो मैंने पॉइंट नोट डाउन किए थे वो मुझे अभी बोलने नहीं पड़ेंगे. बट बेसिकली जो सिचुएशन ट्रांस मैन की अभी है या ट्रांस वुमेन की भी थोड़ी बहुत अभी है, उसके बारे में बात करते हुए मुझे ऐसा भी लगता है कि हम जो पिछले 10 सालों में जो जो चेंजेस हुए और थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए उसको भी नजर में रखना जरूरी है. नलसा जजमेंट में जैसे बिट्टू बोल रहे थे कि थर्ड जेंडर करके कैटेगरी बनाई गई, और जो थर्ड जेंडर कैटेगरी हम बिल्कुल मानते नहीं, बिकॉज फर्स्ट जेंडर कौन, सेकंड जेंडर कौन और थर्ड जेंडर कौन, पर वो हम एक लैंडमार्क जजमेंट नलसा जजमेंट को बिल्कुल मानते हैं. तो उसके बाद में कुछ चीजें हुई थी कि स्टेट को ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए डायरेक्शंस मिले थे. तो कुछ स्टेट ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाए थे. अभी भी कुछ स्टेट के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड एक्टिव है, बट बहुत सारे स्टेट में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बने ही नहीं गए. और जब ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड कुछ स्टेट में बनाए गए, उसमें भी हम देख सकते हैं कि
कितना रिप्रेजेंटेशन ट्रांस मेन लोगों का या ट्रांस मैस्कुलिन स्पेक्ट्रम में आने वाले ट्रांस लोगों का था, कितने वॉइसेस थे और कितने ट्रांस फेमिनिन लोगों की या ट्रांस वुमेन लोगों के वॉइसेस थे। तो उसमें ही हमें नजर आता है कि जो ट्रांस मैस्कुलिन वॉइसेस है वो पहले से ही कम रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर में और जो भी बॉडी बनाए गए उसमें लिया गया नहीं या उसमें उतना शामिल नहीं किया गया। उसके साथ साथ हम देखना चाहे तो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड एक चीज था। उसके बाद में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट के दौरान बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे जब बिल था उसको आने के लिए। बट जो बिल आया, जो 2019 का बिल है, वो कहता है कि पहले आपको ट्रांस आईडी लेना पड़ेगा, बाद में आप मेल और फीमेल का सेक्शन 7 के लिए अप्लाई कर सकते हो और बाद में आपको बाइनरी आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। बट जो प्रोसेस है वो, उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का दिक्कत जरूर है, बट वो प्रोसेस जो भी लोग अपने उस प्रोसेस से जाना चाह रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। हम देखा जाए तो बहुत सारे ट्रांस लोग जो ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे उनको कम से कम 1 साल से 2 साल तक समय लगा वो आईडी कार्ड बनाने के लिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन रही, बट देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में वो एक्ट क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना चाहिए, वो किसी को पता नहीं था। दिल्ली जैसे जगह पे भी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, जो एक्ट में एक्चुअली बोला गया है कि सिर्फ जो इंडिविजुअल है जिस वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और उनको जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वो भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही दिया जाएगा। चाहे तो आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं या उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस बुला सकते हैं। पर बहुत मीन्स दिल्ली जैसे जगह पे भी लोग घर जाके आजू बाजू में पड़ोस में पूछ के क्या यही कोई ट्रांस व्यक्ति रहता है क्या करके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो एक प्राइवेसी का वायलेशन बहुत सारे ट्रांस व्यक्तियों के साथ हुआ है। उसके साथ साथ जब हम पहली बार ट्रांस जेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट के पोर्टल पे अप्लाई कर रहे थे तो उसका डेटा जो था वो सिक्योर नहीं था। कोई भी थर्ड पर्सन जाके उस पे उस पोर्टल पे जाके वो डेटा देख सकता था। वो डेटा जो जिन भी लोगों ने पहले 290 लोगों ने जो 290 फर्स्ट रजिस्ट्रेशन थे जिन्होंने उस पोर्टल पे अपना इंफॉर्मेशन डाला था, उनका फोन नंबर, उनका डेड नेम, वो कहाँ से है, अभी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका सारे डिटेल्स उसमें ओपनली पब्लिकली अवेलेबल थे। यानी हम फिर बोलेंगे कि जो बेसिक राइट टू प्राइवेसी चाहिए वो भी इस प्रोसेस में जाने के बाद बहुत सारे लोगों का रहा नहीं और उसको भी बहुत बार वायलेट हुआ गया है। और आज भी जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू मेल या फीमेल या ट्रांस आईडी कार्ड लेते हैं उनको आधार कार्ड में सिर्फ उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दिखा के नेम और जेंडर चेंज हो रहा है। पैन कार्ड में आज भी बहुत सारे स्टेट में दिक्कतें आ रही है। सिर्फ आईडी कार्ड जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू या पोर्टल के थ्रू मिला हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और पासपोर्ट के मामले में तो पासपोर्ट में उनको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए और उनको जो गैजेट का प्रोसेस था कि आपको एक लोकल लैंग्वेज में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में और एक अंग्रेजी में या नेशनल न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। वो प्रोसेस अभी भी वो लोग पासपोर्ट ऑफिस फॉलो कर रहे हैं। और मींस जो प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली नालसा जजमेंट और ट्रांसजेंडर एक्ट, वो प्रोसेसेस अलग अलग है और अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके फॉलो किया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे जब ट्रांस मेन अपना जेंडर चेंज करने के लिए या लीगल डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए अप्रोच करते हैं तो सवाल पूछा जाता है कि अब आपको फिर मेल क्यों चाहिए। एक ट्रांस वुमेन या ट्रांस फेम लोगों के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को थोड़ा सा अंदाजा है कि ओके वो बाइनरी आइडेंटिटी लेना चाहते हैं, बट ट्रांस मेन के बारे में स्पेशली जब कोई
थोड़ा सा जो जेंडर एक्सप्रेशन है या जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू किया है उनको दाढ़ी मुचा रही है, तो उनको देख के वो सवाल बहुत आ रहा है और उसका जवाब देने के लिए वो जेंडर सेंसिटाइजेशन और एजुकेट हर एक इंसान को करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, वो दिक्कतें हो रही है। इसके बाद में हम देखेंगे कि बहुत कुछ कुछ स्कीम आए, बहुत सारे नहीं बट कुछ कुछ स्कीम्स लाए गए। जैसे नलसा जजमेंट में बोला था कि कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग स्कीम्स है, बट कुछ कॉमन स्कीम जो है जिसको बोलते हैं मैत्री पेंशन स्कीम, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी एक स्कीम ये पेंशन मिलता है। उसी तहत ट्रांस पर्सन को भी इसके तहत पेंशन मिलता है, जो 500 रुपीज मंथली या कई कई स्टेट में 700 to 1000 रुपीज मंथली ट्रांस पर्सन को मिलता है। ये जो स्कीम, एक तो वो जो पेंशन मिलता है वो रेगुलरली नहीं है, उसके अलग चीजें तो है ही, बट आप वो उसका हिस्टोरिकल डेटा भी देखोगे तो बहुत कम लोगों को वो पेंशन मिलता है। और उसमें ट्रांस मेन कितने हैं, ट्रांस वुमेन कितने, उसमें देखोगे तो उसमें भी हमें डिफरेंसेस नजर आएंगे। एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मीन्स इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट स्माइल स्कीम जब आई थी तो स्माइल स्कीम में मीन्स मुझे लगता है कि स्माइल स्कीम पे भी एक बड़ा सवाल हम सब लोगों ने, स्पेशली ट्रांस लोगों ने रखना जरूरी है, क्योंकि वो स्माइल स्कीम कहता है लाइवलीहुड के बारे में, वो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, कुछ स्किलिंग करेंगे, और वो स्माइल स्कीम ये भी कहता है कि स्कॉलरशिप देंगे ट्रांस लोगों को। उसमें एज के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे ट्रांस लोग वो स्कॉलरशिप स्कीम तो ले नहीं पाएंगे। बट जो लोग नालसा जजमेंट के बाद में जो सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रोसेस था, जिसके थ्रू गैजेट के थ्रू आप अपना नेम जेंडर चेंज लीगली करते थे, वो जो लोगों का ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है एज पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट, उन लोगों को फिर से ये प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। बट जो स्कीम है, स्पेशली स्माइल स्कीम के थ्रू जो कोई लाइवलीहुड और स्कॉलरशिप के बारे में फैसिलिटीज आई है, उसके लिए डेफिनेटली आपको ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जाके जो आपने ट्रांस आईडी बनाया है वो दिखाना ही पड़ता है। और वो नहीं है तो देन फिर आपको दिक्कत होती है। कई कई लोगों ने उसके बारे में एडवोकेसी करने की कोशिश की है, पर बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, और दे आर मीन्स दे देम, वो खुद अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। उनका लीगल नेम जेंडर चेंजेस पहले नालसा जजमेंट से हुआ है, पर अभी उसको लीगल माना नहीं जा रहा है, वैसा देखा जाए तो। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बिट्टू भी बात कर रहे थे, पर बहुत सारे स्टेट में जो बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट पे नेम जेंडर चेंज होना वैसे भी बहुत मुश्किल है, बट बहुत सारे स्टेट में हो ही नहीं रहा है, कुछ स्टेट में हो रहा है। और जो हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक वो इम्प्लीमेंट होना शुरू नहीं हुआ है। मैं मेरे काम के तहत एक जगह पे गया था, वेस्ट बंगाल में कोच बिहार करके एक डिस्ट्रिक्ट है रिसेंटली, उसमें अभी तक एक भी ट्रांस पर्सन को अपना आईडी कार्ड मिला नहीं है। तो देखा जाए तो बहुत जगह पे ये प्रोसेस भी अभी शुरू नहीं हुआ है, और ये एक्ट आया 2019 में, और आज 4 साल तो उस एक्ट को हो गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हम हेल्थ केयर में देखते हैं तो हेल्थ इज समथिंग जो हमारी কাজ করছে না बार बार নিয়ে যা उसका वायलेशन हो रहा है, हेल्थ के बारे में राइट्स मिल नहीं रहे, और मीन्स जिस जगह पे हम हेल्थ केयर एक्सेस कर रहे हैं उधर जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स है दे आर नॉट, वो उसके बारे में, ट्रांस राइट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में ज्यादातर अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है। कुछ जगह पे जो अवेयरनेस हुआ है वो भी कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेट में, उधर भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है।
एक एग्जाम्पल के तहत बताया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक करके एक क्लिनिक फैसिलिटीज शुरू की है, और उसमें ट्रांस लोग जाके अपना नेम और ट्रांस लोग जाके सर्जरीज एक्सेस कर सकते हैं जो जिनको करना है। उसके लिए बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है, आपको 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़ता है। उसके भी अलग अलग इश्यूज है, बट जो एक मेजर इशू और मेजर कंसर्न था कुछ ट्रांस मेन लोगों को 2 फिंगर टेस्ट करने के लिए उस प्रोसेस के लिए बोला गया था। जबकि ट्रांस पर्सन अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते हैं और वो उनका राइट होना चाहिए, उनको साइकियाट्रिस्ट ने जीडी सर्टिफिकेट दिया है, तो आप उनके मीन्स उनके साथ बातचीत करके उनको सर्जरी करना है तो उस सर्जरी प्रोसेस कर सकते हो। बट ये अनइथिकल है, इलीगल है, तो भी वो करने की प्रोसेस की थी। हम देखे जाए तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में इस 2 फिंगर टेस्ट के बारे में कितना ज्यादा बोला गया है इन केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड रेप, बट ये सारे प्रैक्टिसेस भी करने के लिए मीन्स भी हो रहे हैं कई कई जगह पे, तो वो बहुत बड़ा वायलेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ट्रांस एक्ट में कहीं कहीं नहीं गई है, ना नलसा जजमेंट में कही गई है, जो है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और जब हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अभी भी बात करते हैं तो ज्यादातर वो सीमित रह जाती है HIV के साथ लेके, बट बहुत सारे ट्रांस लोग हैं, नॉन बाइनरी लोग हैं, जेंडर क्लियर लोग हैं जो अपने आपको मीन्स दे वांट टू गो थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, तो वो राइट टू गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, राइट टू अबॉर्शन, पेरेंटल केयर राइट्स एंड पॉलिसीज, वो सारे चीजें भी ट्रांस स्पेक्ट्रम में देखना बहुत जरूरी है। और वो एक वे फॉरवर्ड भी हमारा रहना चाहिए, क्योंकि वो एक वायलेशन भी हम देखते हैं कि लोग उस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, और जो लोग उस चीज को एक्सेस करना चाहते हैं उनको बहुत दिक्कतें भी हो रही है। और आई थिंक मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि कुछ कुछ जो वायलेशंस है और जो हम मींस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जो फैमिली वायलेंस के बारे में हम बहुत समय से बोल रहे हैं, और इसको इतने लंबे समय से बोला गया है, पर अभी देखा जाए तो जो वायलेंस के टेक्निक है वो बहुत बदल गए हैं, और इस वायलेंस के कारण लोग बहुत माइग्रेट भी करते हैं, और वो माइग्रेशन के कारण जो डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतें हो रही है वो बहुत ज्यादा पहले से ही होती, बट अभी बहुत हो रही है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ आपने ट्रांस एक्ट के तहत दिल्ली में से सपोज अप्लाई किया है आपका ट्रांसजेंडर आईडी के लिए, और आप काम के लिए फिर कभी आपको कहीं और जगह पे माइग्रेट करना पड़ा, या उधर वायलेंस हो रहा है, घर वालों को पता चला, इसलिए आपको कहीं और जगह पे फिर माइग्रेट करना पड़ा, और वो कोई दूसरा स्टेट हो, तो आपको फिर दूसरा जो सेक्शन 7 के तहत आप मेल आईडी कार्ड के लिए या फीमेल आईडी कार्ड के लिए फिर से अप्लाई करते हो, तो उसके लिए आपको अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। तो और उसमें भी बहुत सारे दिक्कतें हो रही, बिकॉज आप आपका जो यू आर चेंजिंग योर एड्रेस ट्वाइस इन दैट प्रोसेस, तो ये भी सारे दिक्कतें इस तहत आ रही है। और हम और ज्यादा बात कर सकते हैं जब कोई सवाल होंगे, तो ये मेरे एक्सपीरियंस से जो भी छोटी और जो भी थोड़ा सा मुझे पता था वो मैंने मेरी बात के तहत रखना चाहा। ओवर टू यू कन्या। Thank you so much, Vihan. Thank you for explaining to us in detail about the issue of not just trans men, but also across various schemes, across various states also. Now I'll quickly translate and summarize. Basically, what Vihan was telling us was a continuation of the conversation that Bittu was also putting forth, is that
while people think that, you know, after the Transgender Persons Act, you know, we have gotten multiple rights, and that is not so on the ground, for the very basic fact that, for example, even people are not even able to get their ID cards. For example, there was a national transgender portal which was launched, in which we can go and register to get our ID cards. With the district, with the district magistrate, the district collector will have to issue our ID cards basically through the portal. Now, the first few registrations, 250 registrations, for example, or whoever did, their entire data, their phone number, their dead name, and by dead name I mean the name that was given at birth to someone, the name that they prefer, their address, everything was like out there. The privacy was literally violated, and after that they fixed it. But this has been consistent across many schemes. For example, Vihan quoted the example of Smile Scheme. Smile Scheme was a scheme that was launched by the livelihood, quote unquote, livelihood of transgender persons. But what really happened was that the Smile Scheme's precursor is that you need a ID card issued by the district magistrate under the Transgender Persons Act. So, for example, many people who have not gotten their ID cards yet, or who have gotten their ID cards or their certificates prior to the coming into the force of the act, they had a lot of issues. In many districts, the ID cards have not even started issuing the ID cards. Many districts, they don't even know about the Transgender Persons Act. And unfortunately, that's the reality that we are living with today. Vihan spoke about a very important point about healthcare. I'll just digress a little and add one point. I don't want to ask a very personal medical question, but you can ask this yourself. I'm sure many of you here have gone for scans and X-rays, right? When you are saying you're a transgender person openly to a healthcare provider, what do you think is going to be the repercussion for a transgender person? While the act bans discrimination, unfortunately, there have been so many cases of transgender persons not being able to access even basic health services, like getting a scan, like getting an X-ray, like getting an ultrasound, right? So Vihan points to the important, very crucial violation, very bad violation that is happening, is the fact that even in so-called transgender clinics, or anywhere else where you're going to access surgery or hormone therapy or anything else, gender affirming care, to transition, trans men especially are being put through two-finger test. Now, two-finger test is a test that we have a lot of people in the feminist and progressive movements have fought against, saying that this is violation of the bodily autonomy of a woman, of a person. But unfortunately, what is happening is with trans persons, that is what, especially with trans men, they're being put through when the moment they want anything related to transition, when that is not even like related to what they're seeking, what the healthcare services that they're seeking from the establishment. For example, Vihan took the example of Cooch Behar, where in West Bengal, where the trans ID cards have not even been issued. So he has talked about the violation. For example, is that if I apply for a trans ID card and the district magistrate for example, in Tamil Nadu, wants to verify whether I am living in the address which I am saying on my certificate, what is essentially happening is that in many districts, the district magistrates officials or the police official, whoever comes to verify, goes to the neighbors. They're not supposed to, number one, do that, but they're doing that. They're going to neighbors and trying to verify, whether this person is a transgender person, whether this person is, actually who they are and all that. And that's not required, right? I may not tell my neighbor that I'm a transgender person. It's a gross violation of my consent, of my bodily autonomy, but that's what is happening. For example, I've heard personally also in Haryana, for example. So with that, I would like to invite Padma Lakshmi. Padma, are you here, Padma? Okay, Kanmani, I'm here. Hi, Padma. So Padma is one of the first trans lawyers in Kerala and has been a trailblazer of sorts, who has shifted a lot in terms of the visibility of trans activism, especially in the legal profession. Over to you, Padma. Please go ahead.
Thank you, Kanmani, for this wonderful opportunity. I heard all this three panelists, and I received lots of the knowledge from three panelists. And from my heart, I give that thank to the three panelists and all the listeners. I mean, uh, from my experience, I have my experience is very short. So I try to convey my points with my cases I did. One of my cases, Sia versus State of Kerala. In that case, the issue is our contention is our prayer is issue a new birth certificate of the third petitioner without showing specifically the name of the petitioner. Number one, the Sia and Sahad is the trans parents in the first trans parents in India. So without showing father and mother, instead of mentioning the petitioners, number 1 and 2 the parents of their child. The third petition is in the certificate. But I got the counter from the Kerala government. In that counter, they specified that the provision of such acts cannot be pressed into service in the matter of the issuance of the birth certificate of the child who is admittedly not a transgender person. I totally wondered that child is not admitted as a transgender person. One of the famous counsel filed the counter of the victim against this petitioners. Their contention is that that child is not a transgender person, so that they can provide the birth certificate by putting the parents. So this is the first case. With my experience, after the NALSA judgment, from my point of view, nothing will change. The Kerala government is provide the surgery amount, post-treatment amount, education, reservation, and some reservation in education, and the festivals government initiated for the health protocol. So these are the changes government is trying to provide. But actually, in Kerala, from my experience, the cyber attack, some anti-social people putting the bad video, spreading hate comments, authority not ready to take any action. The Kanmani after the Muskan ma'am speech has already explained that the prejudiced approach of police. If trans person is under the jail, will not get any hormone treatment, any fundamental rights, complete violation of the Prison Act and fundamental rights. Lack of rape laws. Muskan ma'am is already explained. The another matter is the reservation. Already the co-panelists already explained that. One of my cases, Anira Kabir versus State of Kerala. In that case, the honorable judge. Hello. Yes, please go ahead, Padma. Okay. One of my cases, Anira Kabir versus State of Kerala. The honorable judges clearly says with Article 141 of the Constitution and orally said that state can do, but not yet properly responded. So this is our system. Another matter is Kerala PS, Kerala Public Service Commission. Kerala Public Service Commission not put any guideline for police. One of my case, one of my the prestigious case is Muhammad Saad bin Nawaz versus State of Kerala. In that case, our matter is the present eligibility criteria stated by the Kerala Public Service Commission applies to men does not extend to class of trans men. Because of the Kerala Transgender Persons Act 2019 is unconstitutional as it violates the guarantee of equality for all transgender persons, as the act does not provide for any reservation for the transgender in education and public employment as mandated by the Honorable Court in NALSA versus Union of India.
wherein it is stated that we direct the center and state government to take steps to treat them as socially and educationally backward class of citizen and extend all kind of reservation in case of admission to admission and to the public appointments. We got an interim order not to disqualify that person. We got an interim order, but Kerala PSC and government far intelligent. They put fail. This is the matter, not disqualified. They obeyed the interim order and they put fail. This is a legal battle is happening between me and Kerala government. This is my experience, like a Tom and Jerry. That's look funny. Fortunately and unfortunately, this is too paining because we all know that this is our life. Finally, I am sharing one of my experience from Kerala High Court. Then I wrote one letter to the Chief Justice of Kerala. I will read the small portion of my letter. On 27/7/2023, having a matter listed on in the court of Honorable Nagari Sir, and for the same, when asked, will the case be called or not? What I heard in the reply is not expected from a person holding such a responsible position. The reply was, isn't it the case of Nayan? I came out of the courtroom very heartbroken and spoke to government leader about how she behaved in uniform in the courtroom. Tell me what I did wrong. Is this equality? Why am I marginalized? I am sorry, I don't know. I am ready to surrender. Actually, I started my offers as a reply to the lawyer who said that sex work is the right job for transgender people. I know. This is the matter. This is after Nalsa. This the persons with a progressive tongue, but inside is a poisonous mind. This is after Nalsa. This is from my experience. This is my experience. So, the International Covenant on Civil and Political Rights clearly says the right to life, prohibitions of the torture or the cruel, inhuman, degrading treatment, punishment. And the same time, the Conventions of the Protection of Human Right and Fundamental Freedom is also in Article 2, Article 3, right to life, prohibition of the torture. All matters clearly said that, the right to life. But actually, from my point of view, after Nalsa, the situation is changed. I accept it. But the judiciary is also changed. But actually, the legislator is not ready to change. This is my opinion. This is my experience. But actually, hope will never be silent. Definitely will fight for a good days, for a justice. So each day, we are seeking justice. Thank you, Kanmani. In short, I'm expressing my views because I have some other meeting. I'm extremely sorry, dear. Thank you, Padma. Thank you so much for sharing your views. I would like to open this up now for any questions, doubts, any comments. Quickly, I'll just translate in Hindi while during the time anyone puts a question in the chat box. Padma was talking about the fact that Padma basically बता रही थी हमें कि वो केरला हाई कोर्ट में पहले प्रैक्टिस करती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी केसेस अभी 2-3 केसेस उन्होंने हैंडल किया है, जो जिसमें फॉर एग्जांपल उनका पहला केस ऐसा था कि एक ट्रांसजेंडर औरत और एक ट्रांसजेंडर मर्द का बच्चा हुआ, और उनके बच्चे के रिलेटेड जब उन्होंने कोर्ट में अपने उनको पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के जगह, मतलब माता पिता के जगह पेरेंट्स का वर्ड यूज करने के लिए उन्होंने कोर्ट में रिक्वेस्ट पिटिशन डाला, तो केरला गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत ही वियर्ड अनोखा मतलब
रिप्लाई दिया कि नहीं नहीं ये तो ट्रांसजेंडर बच्चा नहीं है, तो हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये माँ बाप ही हैं। तो उसके अलावा पद्मा ने ये भी बताया कि उन्होंने फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन के रिलेटेड केसेस डाला है वहाँ पे केरला हाई कोर्ट में, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंटरिम ऑर्डर आ गया था ट्रांसजेंडर व्यक्ति के फेवर में, लेकिन उन्होंने उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फेल कर दिया। उन्होंने उस इंटरिम ऑर्डर का पूरा पालन किया, लेकिन उन्होंने उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फेल कर दिया, यानी कि रिजर्वेशन अगर दिया भी जाए, मार्क कंसेशन के में कुछ नहीं आया है। एंड उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, एक पर्सनल अनुभव एक शेयर किया कि केरला हाई कोर्ट में जब वो बात कर रहे थे, तो एक केस के रिलेटेड जब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, तो तब उस दौरान क्या हुआ कि उन्होंने ऑपोजिट साइड में, जो गवर्नमेंट साइड में जो आ रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही गलत शब्द इस्तेमाल किया उन पद्मा को रेफर करने के लिए, और ये ओपन कोर्ट में केस के आर्ग्यूमेंट्स के बिल्कुल पहले था। तो उन्होंने बाहर जाके गवर्नमेंट लीडर जो राज्य सरकार केरला राज्य सरकार के वकील हैं उनके साथ जाके बातचीत की और बोला कि ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात इतनी सीरियसली लिया नहीं गया, क्योंकि मैं पर्सनली भी इस बारे में मैंने पद्मा से बात किया हुआ है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ पब्लिक फोरम में। एंड उन्होंने ये असर्ट करके बताया कि ये नालसा के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। नालसा के बाद आप रोब्स पहन के एक एडवोकेट अगर कोर्ट में किसी और एडवोकेट के प्रति ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, तो एक्चुअली रियलिटी में क्या बदला है? क्योंकि वो एडवोकेट ने ऐसे भी बताया कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तो सिर्फ सेक्स वर्क ही सही काम है और कोई सही काम नहीं है। ऐसे अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ट्रिगरिंग सेंटेंस है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बात किया है कोर्ट में। सो हमें अपना फाइट आगे ले जाना चाहिए, हमें लड़ाई करना चाहिए न्याय के लिए, और ये लड़ाई अनफॉर्चुनेटली एक दिन में जीतने वाली लड़ाई नहीं है, ये हर दिन हमें लड़ना पड़ेगा और हम जीतेंगे ज़रूर। इस बात से हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। प्लीज़ आप कोई भी सवाल हो आप पूछे हमसे, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप आपका अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। Quickly, I'll just go through the chat box to see if there are any questions. Okay, Suhas. Hello. हाँ, मैं शुभजीत बोल रहा था। आपका मेल अभी मुझको मिला, ठीक है। हम लोगों का एक यूथ ग्रुप है, वेस्ट बंगाल सेंट्रिक है, कोलकाता सेंट्रिक है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो लोग इस तरीके का राइट्स बेस्ड मूवमेंट में शिरकत लेते थे, वो ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में एक्टिव रहा नहीं उतना, मतलब जितना मतलब मैं लास्ट में ज्वाइन किया। एक्चुअली मेल मैंने बहुत लेट से फॉलो किया। तो हम लोग बंगाल में अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव हो तो किसके साथ कम्युनिकेशन करे व कैसे इसको आगे ले जाए, इसका कोई गाइडेंस दिशा निर्देश, या फिर आप लोगों का कुछ एक्टिविटीज बंगाल में है तो हम लोग कम्युनिकेट करना चाहेंगे उन लोगों के साथ। हेलो, आई थिंक आई कैन क्विकली आंसर, मैं क्विकली आंसर कर सकती हूँ इफ दैट्स ओके। वी हैव अ लॉट ऑफ, हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे साथी और दोस्त हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं और वेस्ट बंगाल में काम करते हैं। वहाँ पे अगर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको उनके साथ जुड़ने के लिए जो प्रावधान है, कोई भी ईमेल आईडी हम डाल देंगे चैट बॉक्स में। थैंक यू। Anyone else? Shonali, please go ahead. Hello. It's very nice session, I can say. I have a question. It's not related to this actually. My name is Shonali Samat and I'm a journalist and I'm currently working with a fellowship with the News Minute. And I just wanted an help in the resources because मैं एक आर्टिकल पे काम कर रही हूँ और इस आर्टिकल का विषय ये है कि अभी तक की जितनी भी जो स्कीम्स है ट्रांस पर्सन्स के लिए गवर्नमेंट ने लाई है, वेदर इट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और लाइक द नेशन वाइड, तो एग्जैक्टली क्या स्कीम्स से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है
उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि अभी हमने मेंशन किया था, पेंशन की एक स्कीम थी जिसमें भी मेंशन था कि एज वाइज था या फिर बिलो पॉवर्टी लाइंस का भी था कि इसके उसके अंतर्गत ही पेंशन कर सकते हैं। पेंशन की जो ये था वो भी बहुत कम था, वो भी मंथली वाइज नहीं था। तो ऐसी कितनी स्कीम्स और ऐसा क्या डेटा मुझे मिल सकता है जिससे मुझे इस आर्टिकल में मदद हो पाएंगी कि कितने डेटा में कितने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है? और कैसे, जैसे महाराष्ट्र में भी अभी हुआ है कि फ्री एजुकेशन की बात चल रही है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री कर रहे हैं। सो इफ आई कैन फाइंड द डेटा इट विल बी वेरी गुड फॉर मी। The data, unfortunately, Shonali, is not in one place. It's in multiple websites. We Okay. can, and there are people who are working around transpersons and data as well. A few of us who are thinking about it. If you can leave your email ID in the chat box, we can connect separately for that. I'll quickly take up this question that Tamil Selvi has asked on the chat box. Are there any recent complaints about the two-finger test? Vihan, would you like to answer that? Sorry, can you please repeat the question? Tamil Selvi has asked the question, are there any recent complaints about the two-finger test? So there, there was complaint, but like I'm not sure if this complaint had done. Means I am sure that this complaint had done with the particular place where this case has happened, but I'm not sure if it has this complaint had filed outside that particular clinic. But yeah, I'm aware about one case who had shared this personal experience with me. So, pass. Can I answer? Yeah. Who is that? Yeah, hi. This is Rajalakshmi from Chennai. So I know a little bit more about this particular case. So this happened in the Madurai clinic, transgender clinic. So as far as I know, when it was challenged, the head of the clinic or the department said that it is a protocol. So the answer or the justification given was that it is the protocol. So then I think there were efforts to ask where is it mentioned in the protocol that this two-finger test and examination is required, for which there was no satisfactory reply. And when I did this study on both the clinics in Chennai and Madurai, we presented the results to the findings to the National Health Mission, Tamil Nadu's mission director, and raised this as a complaint and not in a written way. And we are trying to get the training and sensitization done for all. Rajalakshmi, I think we lost you on the last bit. I'll quickly move on to the next question. I think Anira had asked. Taken towards this. Sorry. There is no understanding of exactly how many psychiatrist certification is required, whether the two-finger test is needed or not. Nothing is given in writing, so which leaves a lot to the discretion of the medical team. So that's the problem. Anira had asked from the chat box, hi, I'm Anira from Kerala. I'm the petitioner in the reservation case of Padma Lakshmi. What to do next for horizontal reservation? Professor Bittu, would you like to go ahead, or anyone else in the meeting wants to talk about it? For people who don't understand what is horizontal reservation, Bittu had already explained, Bittu ने already explained किया था कि reservation within existing categories, यानी कि जो already जो ढांचे हैं SC, ST, OBC और unreserved का, उनके अंदर, in that we have internal reservation for trans persons within the categories. So that is horizontal reservation. Professor Bittu, would you like to answer that question? Okay, so any other questions?
Okay, so Rajalakshmi had asked a question is there a transgender welfare board in all states to facilitate TG card? Unfortunately, until now, even some states don't have trans welfare boards, and some states which have, they are not functional at all. They are defunct. One of the very early trans welfare boards, for example, the Trans Welfare Board of West Bengal, I'm not sure if it's very functional. Vihan, do you want to answer that on trans welfare boards? Yeah, and also trans welfare board doesn't really what to say. They don't create ID cards, or they don't interfere in that. So the creating ID cards is differently done by a district magistrate through the online portal. So for that, Trans Welfare Board does not engage. The only thing which Trans Welfare Board can do is that they can advocate and influence state government to have more schemes and inclusivity for trans people within the state government. But that is also not very happening. Lot of state government board are not that active. Means Kolkata do have, but I'm not sure that if they are very active or not. Vaijanti Vasanta Mogli, trans activist, and my Amma is here. She also has a question. Vaijanti Amma, please go ahead. Sorry, it took me some time to get off mute. So on horizontal reservations, I need to raise certain questions to ponder over. While we have been seeking horizontal reservations, horizontal interlocking reservations, we need to bear in mind that the way horizontal reservations are interpreted differs across states. And we need to be very clear as to what we are asking. Kanmani, Amma, you are aware of the way in which horizontal reservations being, for example, within the Rajesh Kumar Daria versus State of Rajasthan judgment, the interpretations of horizontal reservation in Rajesh Kumar Daria and Saurabh Yadav and Indira Sani don't seem to be the same. Example, in some states where horizontal reservations are implemented, if say, for instance, an SC woman, I'm speaking of cis women, because horizontal reservations other than the state of Karnataka have not been implemented for transgender persons anywhere yet. So let's very briefly, in states where horizontal reservations for women are implemented, there is a difference in the way in which they're implemented. Example, in some states where SC women who have applied as scheduled caste, if they were to be competitive, and if they were to qualify under general category, open category, or whatever that's called, if they were to perform, if they were to score in ways that doesn't require them to invoke reservation, they yet are force-fitted into reservation, thereby denying much more needy SC or ST women or BC women their opportunity to avail of horizontal reservations. If there is a SC, BC, ST, scheduled tribe, scheduled caste woman who has, say, been the topper and doesn't require at all to invoke horizontal reservations to that particular state government, yet puts her under horizontal reservations, thereby denying those behind her, thereby denying the very needy Dalit or Bahujan women their opportunity to
invoke horizontal reservations. So we have to, without studying how horizontal reservations are being applied for women in very many states, we cannot be blindly us just seeking horizontal reservations and imagining when we say 2%, 2%, 2%, 2% is very overarching. When notifications are put out, it is not 2% per department. It is an overarching 2%, and a certain department may only have two openings when it's practically applied. And within those two openings, there won't be any seats for BC women, BC trans women, SC, ST. Within two posts, how will you accommodate all that? So it is important to put our heads together without studying how horizontal interlocking reservations are being implemented or not implemented or misimplemented for cisgender women. It can be disastrous to blindly just use that word and seek without understanding that and understanding the implications and misimplications of that, miscarriages of its implementation in very many states. And the dissensus in law, there is a huge dissensus in law between Rajesh Kumar Daria, Indira Sani judgments and Saurabh Yadav judgments. So I need to highlight this point. For us to put our heads together, I think we need to do a lot of due diligence and do a lot of research on this law. And nobody, I'm very confident about Telangana and a few other states here. Nobody has even touched the reservation rosters with a barge pole. Nobody has even looked at it. And even if some of us look at it, many of us won't understand them. We have never asked a sensitization workshop from those retired bureaucrats or lawyers who've dealt with these reservation roster challenge cases in high courts. Where have we sought sensitization or 101 workshops to help us understand? Have we ever wrapped our heads around reservation rosters? Do we understand how they get implemented? We don't even understand what these points mean. I'm done. Thank you, Vaijayanti Ma. Actually, सबके benefit के लिए I'll just quickly translate and then Suhas sir, I'll come to you as well. Basically, Vaijayanti Ma ये बता रही हैं कि जो क्षितिज आरक्षण है, यानी कि आरक्षण जहाँ पे हर कैटेगरी, हर ढांचे के अंदर इंटरनल रिजर्वेशन का बात किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो समझ है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से है. और अनफॉर्चुनेटली जब हम 2% का पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का अभी कुछ सालों से ही 15 साल 20 साल से ये आरक्षण का डिमांड रहा है, क्योंकि कोई भी अनफॉर्चुनेटली प्रिविलेज अगर नहीं है तो वो कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई भी जॉब या एजुकेशनल सीट मिल नहीं पा रहा है, एंड ये हमारा अधिकार भी है. लेकिन जब हम क्षितिज आरक्षण की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एक कम्युनिकेशन गैप है, यानी कि लॉयर्स जो अलग अलग राज्य में आरक्षण के ऊपर, यानी कि औरतों के लिए जब फाइट कर रहे हैं, उन लॉयर्स और वो एक्टिविस्ट्स का हमारे साथ बातचीत नहीं हुआ है, और इसके वजह से अभी और भी बहुत सारी चीजें वर्कआउट करने को है. एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है, वो बैठ के ये रिजॉल्व कर रहे हैं कि भाई कौन सा आरक्षण, कैसे इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से होना चाहिए, ना कि सरकार बैठ के ये रिजॉल्व करे. कोई भी सरकार ये नहीं कर रहा है, हम बैठ के रिजॉल्व करके उनको जवाब दे रहे हैं ताकि वो बस ऐसे जवाब लेके वो इम्प्लीमेंट करे. यही है नालसा जजमेंट. 10 साल के बाद अभी भी हम बैठ के सर फोड़ रहे हैं. यही है हमारा सिचुएशन. सुहास सर, आपका कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू सर? सुहास, मिस्टर सुहास. हेलो, प्लीज सर और मैडम चीजें मत इस्तेमाल करो, क्योंकि हम सब दोस्त हैं और समता की बात करते तो हमारे मुंह से सर मैडम निकाल दीजिएगा. सॉरी, मैं सुहास दीदी हूँ.
NAPM के साथ काम करती हूँ और thanks to some interactions with Meera and Bittu and these friends that हम कुछ आपकी जो difficulties है समझने लगे और औरों तक पहुंचाने की कोशिश करते। मेरा सुझाव था कि क्या जैसे विमेंस इशू के लिए कुछ हमारे साथियों ने लॉ के प्रोफेसर्स और एक्टिविस्ट ने जजेस के साथ वर्कशॉप्स करके सेंसिटाइजेशन किया, उस प्रकार का ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? मैं हेल्थ राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, हम लोग कुछ हद तक हेल्थ मूवमेंट में ये कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम्स या क्या बोलते हैं सम प्लान्स नजर करे ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। सुहास ताई बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम रियली सॉरी मैं सर और मैडम के ढांचे में हम ट्रांसजेंडर इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं और मैं खुद ही ऐसे यूज कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। सुहास ताई थैंक यू फॉर द ऑफर। हम इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं मीरा के थ्रू और बिट्टू साथी के थ्रू हम बात करते हैं इसके बारे में। हमें ज़रूर ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर हम ये करें तो। तन्वी अगर आपका कोई सवाल हो। Hi, sorry, I can only speak in English. I'm from Chennai. Um, I'm a lawyer. I practice in the Madras High Court. So I've recently, we've been appearing for a couple of trans activists here. One thing that I think I would like to flag here is how we deal with reservation in employment will be different from how we deal with reservation in education. Because even for now, the state that has implemented reservation in the best possible manner is Karnataka, because Karnataka is the only state which has passed an amendment to its Conditions of Service Act, by which they are providing 1% horizontal reservation for all transgender persons, and where they have taken the definition of transgender itself from the Transgender Act. In Tamil Nadu, we have the current problem where transgender persons have been classified as MBCs. That has actually been struck down as of last week in a case that we had done, but we are waiting for the judgment to come from it. But the important thing to flag is reservation in employment will be a different ballgame. Reservation in education will be a different ballgame. And Tamil Nadu had currently, had classified as MBC, and by classifying as MBC, it sort of tried to address both education and employment. But if we want to get the real benefit of reservation as is, as is what has been looked upon, we will have to provide different methods for it. Because if we have to do something similar as an amendment to the Tamil Nadu Conditions of Service Act, like every state has its own, its own acts by which they provide reservation. For education, it is an entirely different route that has to be taken. So that would probably require more nuanced discussions at the state level, because every method adopted by every state is different. So I think that might be something that would require detailed state level discussions of different groups to figure out what to do. Everyone, thank you so much for taking out 2 hours of your time on a Sunday evening. But just before you go, I would like to request my co-panelist Muskan to share the screen. Basically, we've been talking for 2 hours. हम 2 घंटे से बात कर रहे हैं अधिकार का उल्लंघन, NALSA and Supreme Court and all that. We've been talking for 2 hours now. But an interesting thing in day before yesterday when the handbook was launched, there's a handbook on the rights of transgender and gender diverse persons which was launched, and some of us who were panelists over here, and some of the sathis who have joined online, for example, Vaijayanti Amma, Meera, Professor Bittu, myself, Muskan, and multiple other people, Anshu, and multiple other people were part of some way or the other part of this creation of this handbook. It's currently in English. It's created by the Center for Justice, Law and Society. It has been launched just day before yesterday by the judge, one of the judges who actually gave the NALSA judgment, Justice Arjun
Justice Sikri. And why you might think, oh my God, one more handbook. I mean, we have a handbook released by the Supreme Court. I mean, how does it really matter, right? But to be very honest, it matters because there are many trans persons who I meet every day in my practice as a lawyer and as a person from the community who don't know that even the Transgender Persons Act has been passed, who don't know that there is something called the Nalsa judgment, who don't know what to do when their rights are violated. As simple as when we are arrested, what rights do we have? What rights do we have if the district magistrate does not give us a certificate of the gender identity that we are? So, Muskan, would you like to quickly give us some words on this? And then we'll close. Hi. So I'd just shared the handbook. जो बहुत सारे साथी यहाँ इस कॉल में हैं, उन्होंने सब मिलके ये हैंडबुक बनाया है, हम सब ने मिलके ये बनाया है। और इसमें हमने कोशिश की है कि हम कॉमिक स्ट्रिप से, हाइपोथेटिकल से इंक्लूसिव आइडेंटिटीज यूज करें, डिफरेंट ट्रांस आइडेंटिटीज, जैसे Triunaga is in the south and Nupi Manavi is in the northeast, जैसे different castes, different locations, and have realistic situations जो trans people go through, and उससे कि उसके बाद आपको legally क्या करना है, आप अपना next step क्या ले सकते हैं, आप letter किसको लिख सकते हैं, अगर आप lawyer को approach करते हैं, कभी कभी lawyers भी आपको बहुत solutions देते हैं और बोलते हैं कि अब आप बोलो क्या कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जब ऐसा कोई वायलेशन होता है या आपको कोई राइट चाहिए। तो ये हैंडबुक उसी कोशिश में है, बहुत लोगों ने मिलके इस पर काम किया है। इसकी अभी इंग्लिश वर्जन ही अवेलेबल है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ट्रांसलेट करके और भी वर्जन लैंग्वेजेस में करें अवेलेबल। अभी ये मंडे को हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, सेंटर फॉर जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी। मैं कोशिश करूंगी कि सब साथियों से हम इसको मूवमेंट ग्रुप्स में भी हम शेयर करें। अनफॉर्चुनेटली अभी तक फाइनल वर्जन रेडी नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। Just to translate in English, we've made an attempt as much as possible in this handbook to incorporate real life situations and also talk about what options you have before you when you face a legal violation, whether it's in education, health, or employment. The options to either go to court or to maybe write a representation, which authority you should go to and how you can do this. We've also used hypotheticals and tried to include as many different identities as we can, because as you know, a person's experience of the law changes depending on what identity they have in society. So we hope that so this manual is going to be available in English on the Center for Justice, Law and Society website. Unfortunately, the link is not live right now, but we will share it into the same groups that you got this link. So we hope it will reach you soon. We'll also try to make it available in other languages, and we look forward to your engagement. Thank you. Shubhajit sir, I'm really sorry we can't take any more questions. It's अभी 8 बज गए हैं. If you need anything, you can contact Meera Di and the Naja Justice Forum, and we can talk there. Thank you so much everyone for joining us today. एक चीज इंक्लूड करना था, मैंने मेल आईडी दे दिया है, आप थोड़ा बंगाल का डिटेल्स मुझको भेज दीजिएगा, ठीक है? Sure. यही थोड़ा आपको। Thank you to everyone for joining us, for taking out 2 hours of your time on a Sunday evening to be with us and to engage in an important conversation like this. I hope we'll have a second round of this and a much better round. I couldn't moderate very well. I was very nervous. Thank you. That's all. Yeah. Thank you so much, Kanwani. It was wonderful. और सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने इतने शॉर्ट नोटिस पे ये चर्चा में हमें ज्वाइन किया और इतना फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, एंड डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। हम एक सीरीज चलाएंगे, सो
हम फिर से मिलेंगे और आपने बहुत अच्छा मॉडरेट किया। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप समय निकालें, अगली अगली बार आप ही मॉडरेट करें। तो थैंक यू सो मच सभी को और सारे पैनलिस्ट को, थैंक यू। You did it so well. Thank you. Okay. ओके, इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं। शुक्रिया सभी को। शुक्रिया सभी साथियों को। थैंक यू। जिंदाबाद। सभी को शुक्रिया। जिंदाबाद। थैंक्स कनमनी। जिंदाबाद। जय भीम, जिंदाबाद।